5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकारुज्जमान के द्वारा अपने ही देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट का अल्टीमेट दिया जाता है और वो प्रधानमंत्री AJX 1431 कॉल साइन वाले C-130J मिलिट्री हरकुलस विमान के साथ ढाका से लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना होती है और वो विमान लगभग 5:15 तक शाम के हिंदुस्तान के हिंडन इस एयरपोर्ट पे लैंड करता है और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड जो अजित डोवाल है उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। जो विमान में जो सवार थे वो 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 15 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश के। उनका नाम है शेख हसीना वाजिद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन राज कुंडल। स्वागत है आपका द PR शो पे। आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार। उससे पहले हम बात करेंगे आखिर इस बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म होता है। इस पाकिस्तान के शुरुआती के दिन 2 हिस्से हुआ करते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग थे और पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले। हमेशा एक दूसरों के बीच भाषाओं की वजह से यहाँ पर झगड़ा हुआ करते थे। पश्चिम पाकिस्तान का कहना था कि इस राष्ट्र की एक ही भाषा होनी चाहिए, वो यानी कि उर्दू, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का भी ये कहना था कि यहाँ पर बंगाली भाषा बोलनी चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा अनबन हुआ करती थी। अब उनकी बात करेंगे जिन्होंने इस बांग्लादेश को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। 1970 के चुनाव होते हैं, उस चुनाव में वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं। 7 मार्च 1971 में उनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है। वो भाषण में कहते हैं कि हम एक नया राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, उस राष्ट्र का नाम होगा बांग्लादेश। आप इस वीडियो में देख सकते हो। पाकिस्तानी लोगों का ये कहना था कि एक पूरी पाकिस्तान का आदमी इस पूरे पाकिस्तान पे कैसे राज कर सकता है। इसी की वजह से 25 मार्च 1971 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं उसके बाद पश्चिम पाकिस्तान लोगों के द्वारा पूरी पाकिस्तान पर जुल्म करना स्टार्ट करते हैं। लगभग वहां पर 30 लाख लोगों की हत्या की गई थी और 4 लाख महिलाओं के ऊपर रेप किया गया था। गौर करने वाली बात है दोस्तों, जो लोग अपने खुद के देश के नहीं हो सकते हैं वो दूसरे देश के कैसे हो सकते हैं। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक संगठन का स्थापना की जाती है। उस संगठन का नाम है मुक्ति वाहिनी। ऐसा कहा जाता है कि इस बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान, मुक्ति वाहिनी संगठन और हमारे हिंदुस्तान की अहम भूमिका थी। इसी के बाद पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों के जुल्म की वजह से अप्रैल 1971 में 10 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से होकर हिंदुस्तान सवार होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है हमारे हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद हमारी इंदिरा गांधी जी के द्वारा जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह से बात की जाती है कि आप युद्ध कीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मानिक शाह का कहना यह था कि अप्रैल महीने के बाद बरसात का मौसम नजदीक है और पूरी पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से हमें लड़ना वहां पर मुश्किल होगा। इसके वजह से मानिक शाह ने इंदिरा गांधी जी को नकार दिया था। उनका यह भी कहना था कि अप्रैल से लेकर नवंबर महीने तक हम अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो मुक्ति वाहिनी संगठन जो बांग्लादेश में प्रेजेंट है उसको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। 1971 में और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी, हिंदुस्तान और रशिया के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया जाता है। इसी की वजह से हमारा हिंदुस्तान और भी मजबूत हो जाता है। हिंदुस्तान का मकसद यही था कि ईस्ट में हम ऑफेंसिव रहे और वेस्ट में हम डिफेंसिव रहे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतें कभी भूलता नहीं और कभी किसी युद्ध में जीतता भी नहीं। इसी के बाद 3 दिसंबर 1971 में हिंदुस्तान के वेस्ट इलाके में पाकिस्तान के द्वारा श्रीनगर, पठानकोट, आगरा, चंडीगढ़ यहाँ पर हमला किया जाता है और हंसने वाली बात है यहाँ पर हिंदुस्तान का एक भी सैनिक मारा नहीं जाता। इसी के अगले दिन यानी 4 दिसंबर 1971 में लोंगियावाला इस इलाके में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 120 सैनिक थे और हमारे मेजर थे कुलदीप सिंह, जो बॉर्डर मूवी में सन्नी देओल ने उनका रोल निभाया था। और सामने पाकिस्तान के 28 जवान थे, उनके पास अलग अलग तरीके के टैंक भी रहते हैं। उनमें से देखा जाए तो M24 चाफेलाइट टैंक, T55, T59 और उनके ब्रिगेडियर का नाम था तारिक मीर। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के द्वारा पूरे पाकिस्तान आर्मी को तबाह कर दिया जाता है और 5 दिसंबर 1971 में पूरे कराची को तबाह किया जाता है। देश की आज़ादी में हमारे हिंदुस्तान की अहम भूमिका थी दोस्तों। इसमें से देखा जाए तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और INS विक्रांत, इनके सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाए गए थे। 16 दिसंबर 1971 में 93,000 पाकिस्तान सैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और यह हादसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल होता है। और उसके बाद बांग्लादेश इस नए देश का जन्म होता है और हमारे इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक ऐलान किया जाता है, ढाका एक स्वतंत्र राजधानी, एक स्वतंत्र बांग्लादेश की। इसी के बाद 1971 में हमारी इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है और 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। करेंगे हम आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों हो रही है। ये हिंसा जो भी हो रही है रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश की आज़ादी से पहले वहाँ पर 2 समूह हुआ करते थे, एक मुक्ति वाहिनी, दूसरा रजाकार। मुक्ति वाहिनी संगठन के वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम रोल निभाया था और रजाकार वो लोग हैं जहाँ पर बांग्लादेश की आज़ादी में साथ नहीं दिया था। इसी की वजह से मुक्ति वाहिनी संगठन को
रिजर्वेशन दिया गया है और रजाकार जो लोग हैं उनको नहीं दिया गया था। इसी की वजह से पूरे बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा है दोस्तों। करते हैं हम बांग्लादेश रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर 30% स्वतंत्र सेनानी यानी मुक्ति वाहिनी संगठन को दिया गया था, वुमेन को 10% दिया गया था, अंडर डेवलप को 10% दिया गया था, जो मेन बांग्लादेशी है उनको 5% दिया गया था, जो डिजेबल यानी विकलांग लोगों को 1% दिया गया था, जो कि कुल मिला के रिजर्वेशन 56% हो रहा था। यानी कि 56 और 44 एक क्राइटेरिया चल रहा था, जिसके वजह से जो दूसरे लोग हैं उनका कहना यह था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। 2018 में स्टूडेंट्स कोर्ट्स भी जाते हैं, कोर्ट की डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनके डिमांड्स को भी खारिज किया जाता है। इस विद्रोही हिंसा की शुरुआत 5 जून 2024 से होती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म भी किया जाता है। लेकिन मुक्ति वाहिनी संगठन के लोग कोर्ट जाते हैं, जहां पर फिर से मांग की जाती है रिजर्वेशन की, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है। ये रिजर्वेशन सिस्टम मुक्ति वाहिनी संगठन लोगों के लिए बरकरार रखना चाहिए और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिजर्वेशन सिस्टम को बरकरार रखा जाता है। इसी की वजह से पूरे बांग्लादेश में विद्रोही हिंसा हो रही है दोस्तों। ये बात हम बात करेंगे आखिर बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं सेंसस रिपोर्ट के ऊपर। सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की कुल मिला के संख्या 17 करोड़ 22 लाख के आसपास है, जिसमें से हिंदू की संख्या 1 करोड़ 30 लाख है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1951 में 22% वहां पर हिंदू थे और 2022 में लगभग 8% हो चुके हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता खालिदा जिया और कुछ कट्टरपंथी मौलाना की वजह से हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। आवामी लीग के नेता शेख हसीना, जो लगातार 15 साल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके विरोधी नेता है खालिदा जिया। 15 अगस्त 1975 को जब शेख हसीना के वालिद साहब की हत्या की जाती है, उसी दिन खालिदा जिया के द्वारा अपना जन्मदिन मनाने का ऐलान किया जाता है। इसके वजह से शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में 30 साल से पुरानी है दोस्तों। और कुछ कट्टरपंथी मौलाना है जो हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं, उनमें से नूर हुसैन नूरानी एक कट्टरपंथी मौलाना है। इस वीडियो में वो कहता है कि साल 2040 तक कोई भी बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रह पाए। इसकी वजह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई और बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों। अगली वीडियो में बात करेंगे जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।